हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके हर एक एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये क्लास आपकी करंट अफेयर की डेली होती है। चलिए, मंडे टू सैटरडे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक मोटिवेशन हैक है कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो उसको व्यर्थ ना समझें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। तो भाई इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो कुछ गलत है। देखो, और अपने टारगेट के साथ पढ़ो और एक अच्छा अचीवमेंट लो। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? प्रोफेसर रामचंद्र, या फिर धर्मकीर्ति जोशी, इंद्रनील सेनगुप्ता, या फिर नीलेश शाह? इस सवाल का देखो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे रमेश चंद्र हैं, अगर इनकी बात करें, ये प्रोफेसर है, मोहम्मद नहीं है, प्रोफेसर है। ठीक है, देखो थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष की बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इसका आधार वर्ष है, इस आधार वर्ष को चेंज करा गया है। अच्छा, पहले देखो, पहले क्या था? अगर पहले की बात करें तो था क्या, 2011-12 को देख के हम यहाँ पे करते थे, और अब इसको चेंज करके कौन सा कर दिया है? इसको कर दिया है 2022-23 कर दिया। ठीक है, तो इसको 2011-12 से कब कर दिया है? 2022-23 कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें पैनल कितने सदस्यों का बैठा था? इसमें पैनल बैठा था 18 सदस्यों का। इसमें 18 सदस्यों का पैनल बैठा था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अगर इसकी अध्यक्षता की बात करी जाए तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी, ये करी थी प्रोफेसर रमेश चंद्र ने। कौन थे? प्रोफेसर रमेश चंद्र की बात करें तो ये थे रमेश चंद्र। ठीक है, इनकी बात करें तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। अच्छा, अब देखो, इसका जो हमने गठन किया है, ये करा क्यों गया है? ऐसा क्यों करा है? क्यों करा है हमने ऐसा? इसका आधार वर्ष चेंज क्यों करा है? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, इसलिए करा है क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करा जाए। यह जो महंगाई है, इस महंगाई की बात करें तो महंगाई को नियंत्रित करा जा सके। ठीक है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए जो है ये करा गया है। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष चेंज करा है, ये करा किसने है? अगर बात करें तो भाई किसके द्वारा करा गया है? किसने करा है इसको? अगर इसकी बात करें तो ये जो आयोग है यहाँ पे, ये कौन सा आयोग हो जाएगा? ये आयोग हो जाएगा, इसके लिए मंजूरी दी थी नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो ये जो मंजूरी दी थी, ये मंजूरी दी है नीति आयोग ने। ठीक है, और सॉरी, इसमें जो सदस्य बैठे थे, ये नीति आयोग के सदस्य बैठे थे, और इन्होंने ही बात तय करी थी। और मंजूरी की बात करें, ये जो किस में आता है, तो ये जो आता है वाणिज्य उद्योग मंत्री में। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। अगर बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने महंगाई को कम करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष चेंज कर दिया है। ठीक है, 18 मेंबर की कमेटी बैठाई गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग जो था, इसकी बात करें तो नीति आयोग ने इसको रेकमेंड, और नीति आयोग के मेंबर बैठे हैं इसमें। ठीक है, चलिए, कमेटी रखी गई थी। इसके बाद में जो पैनल था, पैनल ने डिसीजन दिया, और पैनल ने जो है यहाँ पे कहा कि भाई जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना है। अगला है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? मलेशिया बना है, इंडोनेशिया, सिंगापुर या सऊदी अरब? तो जो ब्रिक्स गठबंधन है, इसका 10वां पूर्ण सदस्य है। अच्छा, एक बात बताओ, जो ब्रिक्स है इसकी बात कर लेते हैं। ब्रिक्स की बात करी जाए तो जो ब्रिक्स है, ये भाई एक संगठन है। ये है एक संगठन, और ये संगठन जो था 4 देशों के साथ बना था 2009 में। ये 2009 में जो है 4 देशों के साथ बना था। वो 4 देश 2009 की स्थिति की बात करें तो 2009 की जो स्थिति थी, कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। 2009 में जो थे 4 देश थे, और ये 4 देश जो थे, अगर बात करें 2009 में, तो कौन कौन से देश थे? देखो, इस टाइम पे थे ब्राजील था इसमें, और ब्राजील था। R4 इसमें रूस था, और I4 इसमें भारत यानी कि इंडिया था,
और C4 इसमें चीन था, ठीक है, ये थे, चीन था इसमें। अब कंडीशन क्या होती है, 4 देश सबसे पहले थे 2009 में, लेकिन जैसे ही 2010 में इसका आगे 2010 की कंडीशन आई तो 2010 में इसमें एक देश और जुड़ गया। अब ये 5 देश हो गए, देखो यहाँ पे ब्राजील, भारत, रूस, चीन, इसके साथ में एस से ये साउथ अफ्रीका और जुड़ गया इसमें, ठीक है। ये जुड़ा था दक्षिण अफ्रीका, इसमें जुड़ गया था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा 2010 में, लेकिन अब देखो 1 जनवरी यहाँ पे बात करें कि जो 1 जनवरी 2024 में जो है इसमें और भी कंट्री जुड़े थे, 4 कंट्री। अब देखो जब 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 में इसमें 4 देश और अपने साथ जोड़े थे, इसमें 9 देश बन गए थे। उसके बाद कौन कौन से जोड़े थे, एक तो जोड़ा था देखो इसमें मिस्र, इसमें जोड़ा था मिस्र, और मिस्र के साथ एक जोड़ा था इसमें इथोपिया, इथोपिया जोड़ा था इसमें इथोपिया, और इसके साथ में ईरान, और एक दोस्त था UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 4 देश और जुड़ गए थे, और 2024 में ये जो थे ब्रिक्स में कितने 9 देश हो गए थे। 4 देश शुरुआत में, एक देश 10वां देश जुड़ा साउथ अफ्रीका 2010 में, 4 देश और जुड़ गए। तो भाई इस तरीके से 2024 तक कितने थे, 9 देश थे। अब बात करें कि जो 10वां देश है, यानी कि अगर बात करें कि इसमें जो है 2025 में, अब देखो 2025 की कंडीशन क्या है, 2025 में इसमें जो 10वां देश जुड़ा है, ये जो 10वां देश है इसकी अगर मैं बात करूं तो 10वां देश कौन सा हो जाएगा, इसका 10वां देश हो जाएगा इंडोनेशिया। ये कौन सा जुड़ा है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसमें जुड़ा है। ये तो बात करी मैंने यहाँ पे देशों की, कौन कौन से देश थे शुरुआत से, कौन कौन से देश रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखो अगर बात करें 2009 में, तो 2009 में इसकी पहली बैठक की बात करें। अब देखो बैठक की बात करते हैं तो जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, ये जो प्रथम बैठक थी ये हुई थी 2009 में पहली बैठक, और ये हुई थी रूस में, ठीक है, रूस में होती है। अच्छा 2024 की बात करें तो इसकी जो 2024 की बैठक थी, 2024 की बैठक ये भी कहाँ हुई थी, रूस में, और रूस के भी कजान शहर में, किसमें, कजान शहर में, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में 2025 की बात करें कि भाई 2025 में इसकी बैठक कहाँ होगी, 2025 की बात करें तो ये 2025 की बैठक होगी इसकी ब्राजील में। कहाँ होगी, इसकी बैठक होगी ब्राजील में, ठीक है। चलिए 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है इंडोनेशिया, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा था। ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, 6.0%, 6.2%, 6.4%, 6.8%। अगर इस अनुमान की बात करें तो देखो आंसर तो होगा 6.4%, इसमें आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। बात यहाँ पे समझेंगे, देखो सबसे पहले शुरुआत में क्या था, यहाँ पे जो स्टैटिक्स था हमारा, यानी कि जो शुरुआत में था CSO था, ठीक है, CSO, इसके साथ CSO अपनी रिपोर्ट देता था और NSSO अलग देता था। इसके बाद में जो NSSO था ये अलग देता था, लेकिन अब की बात करें इन दोनों को जोड़ दिया और एक संस्था बनाई NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स। अगर यहाँ पे ऑफिस की बात करें तो ये जो है अपनी अलग रिपोर्ट देता है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना हुई है। अब जो राष्ट्रीय आय की बात करें तो जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो भाई इसका काम जो है NSO का राष्ट्रीय आय की गणना करना है, ठीक है। अच्छा अब राष्ट्रीय आय की जो गणना हुई ये हुई है 2024-25 की। अब 2024-25 की इस गणना के अनुसार हमने GDP ग्रोथ रेट देखी है ना, GDP ग्रोथ रेट। अब बात करें कि भाई वृद्धि दर कितनी रही है, GDP वृद्धि दर की बात करी जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी द्वारा जो है अगर GDP वृद्धि दर की बात करें इस वर्ष के अनुसार तो वो पूछ रहा है आपसे कि भाई GDP जो ग्रोथ रेट थी, अगर इस ग्रोथ रेट की बात करें तो ये कितनी थी, GDP ग्रोथ रेट इस साल की जो है वो रही है 6.4%, 6.4% की बात करें तो ये ग्रोथ रेट रही है। अच्छा अगर 23-24 की बात करें ये तो इसकी रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2023-24 में कितना अनुमान लगाया गया था, तो 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया था वो था आपका 8.2%, इतना अनुमान था। अच्छा तो फिर ये कम क्यों हुई है, यानी कि इसमें जो अंतर हुआ है ये कम होने का रीजन क्या है, भाई रखी तो हमने ज्यादा थी लेकिन कम होने का, देखो
इसके होने के अगर कारण की बात करें तो रीजन या कारण क्या है, तो देखो सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई जो निवेश है इसमें कमी आई है। पहली बात ये है कि जो निवेश है इस निवेश में कमी आई है, ठीक है, निवेश में कमी। दूसरी बात करें यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि निवेश में कमी आई है तो निर्माण भी कम होगा, तो भाई निर्माण में भी कमी आई है, ठीक है, निर्माण में भी आप देखेंगे तो निर्माण में भी कमी आई है। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कृषि है, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भाई इसने विकास किया है, कृषि में वृद्धि आई है, ठीक है, तो ये कारण थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट। इसके बारे में मैंने कहा कि भाई देखो जीडीपी की बात करें 2022 2023-24, 2024-25 और 2025-26, ठीक है। चलिए तो अगर बात करी जाए यहाँ पे तो ये अलग अलग कंट्रीज की दे भी रखी है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं, अगला है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना है उड़ीसा ने शुरू करी है, पश्चिम बंगाल ने, झारखंड ने, बिहार ने, किसने इसको स्टार्ट किया है। देखो इस योजना को शुरू करा है ओडिशा गवर्नमेंट ने। किसने करा है इस योजना को शुरू करा है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं इनकी बात करूं, देखो जो शहीद माधो सिंह है, पहले इनकी बात करते हैं, ये कौन है, इनके नाम पर हमने जो शहीद माधो सिंह की बात करी जाए तो इनके नाम पर हमने योजना शुरू करी है, शहीद माधो सिंह के नाम पर। तो ये कौन थे, सबसे पहली बात अगर इनकी बात करूं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो थे ये नेता थे, ठीक है। और ये नेता कहाँ से थे, तो भाई ये जो है जनजातीय क्षेत्र से नेता थे, है ना, जो जनजातीय था, जनजातीय क्षेत्र था, यहाँ से ये नेता थे उड़ीसा वाले क्षेत्र से, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के नाम पर एक योजना शुरू करी गई है यहाँ पे, शहीद माधो सिंह हाथ योजना खर्चा, ठीक है, खर्चा योजना। इसकी स्टार्ट की बात करें तो भाई ये योजना जो शुरू करी है, ये योजना शुरू किसने करी है, तो इस योजना को ओडिशा के द्वारा शुरू किया है, ओडिशा ने शुरू करा है। अच्छा, ओडिशा में भी कहाँ से शुरू करी गई है, तो ये भुवनेश्वर में, ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा में भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर जो है यहाँ से इसको शुरू किया गया है। ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे, ओडिशा की अगर बात करें तो मोहन चरण मांझी यहाँ पे सीएम हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी की बात करें तो भाई ये यहाँ पे सीएम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, तो इस योजना का वित्त कितना, पैसा कितना रखा जाएगा, इस योजना का जो वित्त रखा गया है यानी कि इसकी जो राशि रखी गई है, इस योजना के लिए 156 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि योजना शुरू क्यों कर, किसके लिए शुरू करी या फिर क्यों शुरू करी है ये योजना। अगर इसकी बात करें क्यों स्टार्ट करी, तो जो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो एसटी वर्ग में व्यक्ति आते हैं, उनके बच्चे जो हैं पैसे की कमी के होते हाथे या फिर वो बाहरी काम देख लेते हैं, यानी कि वो शिक्षा नहीं पढ़ नहीं पाते, वो बच्चे स्कूल ड्रॉप करते हैं, है ना। तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए जो ये ड्रॉप आउट करते हैं एसटी स्टूडेंट, इनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, ठीक है, इन स्टूडेंट के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए ये एजुकेशन शुरू करी है, इनको रोकना। अच्छा एक बात बताओ, होगा क्या इसमें, देखो जो एसटी वर्ग के व्यक्ति हैं, जो बच्चा 8th क्लास करता है, 8th क्लास के बाद में उसे 9th क्लास के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो जो बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेता है, ठीक है, उसको यहाँ पे 9th क्लास में अगर वो प्रवेश लेता है तो इस क्लास में प्रवेश अगर जो बच्चा लेगा उस बच्चे को, एसटी वाले बच्चे को ये देंगे यहाँ पे 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये देंगे। और इसके बाद में वो 9th और 10th एक साथ कर लेगा, उसके बाद में उसे अगले, या मैं कहूँ कि अगला रजिस्ट्रेशन या अगला जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है 11th क्लास। जब वो 11th क्लास में प्रवेश लेगा 11th और 12th के लिए, तो उसको भी यहाँ पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो इस स्कीम को लागू किया जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, मोहन चरण मांझी के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इन छात्रों को सरकार देगी 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, पढ़ाई जारी रखने के लिए। चलिए, और मैंने आपको पूरी जानकारी दिखा दी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप होंगे, प्रोवोवो सुबियांतो होंगे, या फिर सी जिनपिंग होंगे, या फिर यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन होंगे।
अगर इसकी बात करी जाए, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, तो देखो 2025 का गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं भाई। 26 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025 की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है हमारे जो हमारे चीफ जज होने वाले हैं, या चीफ गेस्ट की बात करें या मुख्य अतिथि की बात करें, तो भाई मुख्य अतिथि कौन होंगे, उसने पूछा है कि मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं। अगर इन मुख्य अतिथि की बात करी जाती है तो भाई ये जो होंगे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर बात करें तो भाई इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया की बात करी जाए तो इंडोनेशिया के जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है यहाँ पे प्रोवो सुबियांतो, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पे प्रोवो सुबियांतो की बात करें तो जो प्रोवो सुबियांतो हैं, इनकी अगर बात करी जाए सुबियांतो, तो भाई ये जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है प्रोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में, ठीक है। अब दूसरी बात इंपोर्टेंट ये आएगी कि भी ठीक है, इसकी थीम क्या रही है, इस गणतंत्र दिवस की फिर थीम क्या रही है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकसित, ठीक है। इसकी अगर थीम पूछें तो इसकी थीम क्या रही है इस बार, स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम भारत, विरासत और विकसित, ठीक है, और विकसित, इसकी थीम रही है, ठीक है, जो 26 जनवरी 2025 का हमारा गणतंत्र दिवस है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पहली बार जो इंडोनेशिया पहली बार आ रहा, नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करना कि इससे पहले जो है जब हमारा 26 जनवरी 1950 की बात करूं, जब हमारा पहला गणतंत्र था, ये हमारा फर्स्ट गणतंत्र था। अगर इसकी बात करी जाए पहले गणतंत्र दिवस की, तो जो पहला गणतंत्र दिवस था उस टाइम पे भी इंडोनेशिया ही हमारा चीफ जज रहा था, चीफ गेस्ट रहा था, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ही हमारा पहला चीफ जज रहा था। अच्छा अगर यहाँ पे चीफ गेस्ट रहा था, चीफ गेस्ट की बात करें तो भाई ये कौन थे, उस टाइम पे आए थे सुकर्णो, यहाँ के ही प्रेसिडेंट थे और इनका नाम था सुकर्णो, ठीक है। अच्छा इस बार भी क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जो प्रोवो सुबियांतो है, और 1950 में भी सुकर्णो थे, ठीक है। अच्छा 2024 की पूछ ले वो आपसे तब, तो अगर बात करें कि 26 जनवरी 2024, अगर इसकी बात करें कि 26 जनवरी 2024 में, तो भाई फ्रांस हमारा चीफ गेस्ट रहा था, फ्रांस, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, क्या नाम था, इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो भाई ये हमारे जो थे चीफ गेस्ट थे, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा अगर इसकी थीम पूछें, इसकी 2024 की, क्योंकि थीम भी पूछ सकता है वो, तो इसकी थीम क्या रही थी, इसकी थीम रही थी लोकतंत्र की जननी, ठीक है, इसकी थीम रही थी लोकतंत्र की जननी, ठीक है, ये जो थी इसकी थीम रही थी, पूरा ना है। चलिए तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोवो सुबियांतो जो है यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 6, देखो हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है, पहली बार हुई है, जो आसियान देश है, इन आसियान दोनों देशों ने मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली बार वार्ता हुई है, इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। चलिए अगर बात करी जाए देखो यहाँ पे, तो आसियान के देश हैं और आसियान के 2 देश हैं। अगर इस आसियान के 2 कंट्री की बात करें तो भाई एक तो मैं बात करूँ यहाँ पे जो आसियान का जो देश है हमारे साथ में भारत और मलेशिया, ठीक है, भारत के साथ में जो देश है जिसका नाम है मलेशिया की बात करें तो इंडिया और मलेशिया की ये जो है इंडिया और मलेशिया की पहली बार जो है ये सुरक्षा वार्ता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये पहली बार जो है यहाँ पे सुरक्षा वार्ता हुई है हमारी, ठीक है, सुरक्षा वार्ता हुई है, पहली बार हुई है। अच्छा दूसरी बात यह है कि भाई इसको होस्ट किसने किया था, अगर बात करें कि इस बार जो है आसियान की जो वार्ता है इसको होस्ट कहाँ किया गया था, ये होस्ट किया है भारत यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, अगर यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्षता किसने करी थी, अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये थे आपके अजीत डोभाल, कौन है, ये हैं हमारे अजीत डोभाल की बात करें तो अजीत डोभाल जो हैं, अजीत डोभाल ने अध्यक्षता करी थी।
और अजीत डोभाल कौन है, अगर इनकी बात करें तो ये हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है, तो ये हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भाई इस ऐसा क्यों करा है, इसका काम क्या है, क्यों हमने ऐसा करा है, क्या रीजन है, हमने बैठक क्यों करी है, क्या काम है बैठक का। ठीक है, देखो बैठक इसलिए करी है कि साइबर क्राइम कम होंगे, इस पर वार्ता करी है कि जो साइबर क्राइम है इन साइबर क्राइम को कम करना है। ठीक है, इनको कम करना है। अच्छा, और क्या होगा, साथ में आतंकवाद जो है इसको कम करना है, जो आतंकवाद है इस आतंकवाद को कम करना है। ठीक है, और क्या करेंगे, यानी कि जो समुद्री सुरक्षा है इसको बढ़ाएंगे, जो समुद्री सुरक्षा है इस समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको लेकर के वार्ता करी है। वार्ता कहाँ हुई है, भारत और मलेशिया दोनों कंट्री ने मिलकर करी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम देखेंगे अजीत डोभाल है जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे मलेशिया। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्किल्ड यानी कि MT-G20 पुस्तक का संबंध किससे है। इस एक पुस्तक है, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बुक है जिसका नाम है यहाँ पे हाउ इंडिया स्किल्ड MT-G20। ठीक है, अगर इस बुक की बात करी जाए, चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये जो बुक है ये है किसकी, अगर बात करें इनका इस बुक का संबंध किससे हो जाएगा, तो इस बुक का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा संबंध, हाँ इस बुक का जो संबंध होगा अमिताभ कांत से। किससे हो जाएगा, जो अमिताभ कांत हैं इन अमिताभ कांत की बात करी जाए इसका संबंध होगा अमिताभ कांत से। अच्छा देखो G20 इस बुक में बात किसकी करी गई है, इस बुक में जो बात करी गई है, बात क्या है इस बुक में, ऐसा किसकी बात करी गई है, तो बात करी गई है यहाँ पे G20 शेरपा की। किसकी, जो G20 है, इस जो G20 जो हमारा 2023 में हुआ है भारत में, इसकी बात करी है। कहाँ हुआ था भाई, ये हुआ था भारत में, भारत नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था इस बार 2023 वाला, है ना। चलिए G20 यानी कि 2023 वाला ये नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, आयोजन भारत में करा, और इसमें बात ये करी गई थी कि इसका जो आयोजन था इसको सफल कैसे बनाया है। तो इसमें जो बात करी गई है कि G20 का जो आयोजन है इसका आयोजन सफल कैसे हुआ। ठीक है, आयोजन को सफल कैसे करा, ठीक है, इसको सफल हमने कैसे करा, इसकी सफलता की बात करी गई है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जो अमिताभ कांत हैं, अगर इनकी बात करूं तो ये कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के CEO हैं। कौन है ये, जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के अगर बात करें CEO कौन हो जाएंगे, तो ये CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नीति आयोग के जो CEO हैं इन्होंने, इस बुक का संबंध इनसे हो जाएगा। G20 2023 की एक धरती एक परिवार एक भविष्य ये थीम रही थी, होस्ट भारत ने करा था, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अच्छा, थीम अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि भाई इसकी थीम क्या रही थी, तो इसकी अगर थीम की बात करें तो ये इसकी थीम रही थी कि एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, एक भविष्य, ये इसकी थीम रही थी। ठीक है, चलिए आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है। देखो भाई, एक पोर्टल है जिसका नाम है गरुड़ाक्षी, एक पोर्टल है इसका नाम है गरुड़ाक्षी पोर्टल है ये। और जो गरुड़ाक्षी पोर्टल है ना, इसकी बात करी जाए गरुड़ाक्षी पोर्टल की, तो ये पोर्टल भैया सबसे पहली बात तो है कि इसको लॉन्च किसने किया। पहली बात तो देखो, इसको जो है यहाँ पे इस पोर्टल की बात करें तो जो वनों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अच्छा जो वनों में जितने भी मतलब जीव जंतु हैं, या फिर जो वनों में जितने भी जीव हैं जंतु हैं, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी वनस्पति हैं, ठीक है, अगर बात करें तो इनमें जो वन अधिकरण है, देखो वन अधिकरण है, इसकी बात करें कि वन अधिकरण, पहली बात तो इस पर ध्यान रखना। वनों की जो कटाई है इसकी बात करें कि भाई वनों की जो कटाई हो रही है, वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, साथ में यहाँ पे या फिर मैं कहूँ कि जो
क्या बोलते हैं, शिकार पर रोक लगाना, वनों में शिकार भी तो होता, अवैध शिकार है ना, अवैध शिकार है यानी कि अवैध वन अधिकरण है, अवैध वनों की कटाई है, और यहाँ पे वनों का जो शिकार है यानी कि शिकार पर रोक लगाना। ठीक है, इसको देखते हुए जो है यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च करा गया है। अगर ऐसा कभी होता है तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन जो है आप ऑनलाइन यहाँ पे FIR कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। करा किसने है ऐसा, तो इसको लॉन्च किसने करा है, किसने इसको लॉन्च करा है अगर बात करें तो इसको लॉन्च करने वाला हो जाएगा आपका कर्नाटक। कौन है, इसको लॉन्च करा है आपके कर्नाटक ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा जो है ये लॉन्च करा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, ये देखो कर्नाटक ने बैठ के बातचीत करी है बनो। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 7 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है। डेनमार्क में जीता है, इटली में, ब्रिटेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। अंडर 7 की बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंडर 7 यानी कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन। ठीक है, ये है अंडर 17 जूनियर और ये है आपका स्क्वैश ओपन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम 2025 वाले की। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको होस्ट किसने करा, एक कहाँ पे किसके द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अगर इसकी होस्ट की बात करें तो यूके बर्मिंघम में जो है, यूके में यानी कि बर्मिंघम की बात करें तो यूके बर्मिंघम में जो है इसको होस्ट किया गया है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे विजेता कौन रहा है अगर बात करें तो भाई जो इसका विजेता है, विजेता कौन रहा है यहाँ पे, अनाहत सिंह की बात करी जाए, अनाहत सिंह इसके विजेता रहे हैं। ठीक है, और ये तीसरी बार इसको जीते हैं लगातार, यहाँ पे बात करें तो थर्ड टाइम। ठीक है, इसको जीते हैं। उप विजेता कौन रहे हैं, तो अगर उप विजेता की बात करी जाए तो उप विजेता कौन रहे हैं, चलिए उप विजेता रहे यहाँ पे मलिका। कौन रही हैं, ये रहे हैं मलिका। ठीक है, मलिका मित्र की बात करी जाए, ठीक है, ये मिस्र से हैं, मलिका मिस्र। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या पूछा था कि ये जीता है ना, तो भाई ये किसने जीता है, ये यहाँ पे ब्रिटेन ने जीता है। और सॉरी, अच्छा होस्ट कहाँ पे हुआ है, ब्रिटेन में का होस्ट है, और जीता किसने है, अनाहत सिंह ने। ठीक है, ब्रिटेन ने इसको होस्ट किया था। चलिए ये है अनाहत सिंह की बात करें तो ये है अनाहत सिंह जो ब्रिटिश जूनियर ओपन जो है यहाँ पे जो स्क्वैश ओपन है इन्होंने जीता है। 2019 में जीता था, 2023 में और 2025 में जीता इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में दिवंगत पूर्ण राज्यसभा सदस्य प्रतिश नंदी जो है कौन है ये। तो यहाँ पे प्रतीश नंदी की बात करें तो प्रतीश नंदी कौन है, ये एक क्रिकेटर है या फिर ये इंजीनियर है, वरिष्ठ पत्रकार है या वैज्ञानिक है। चलिए तो अगर इनकी बात करी जाए तो जो प्रतीश नंदी हैं, देखो अगर बात करें यहाँ पे कि जो प्रतीश नंदी की बात करें तो इनकी सबसे पहले अगर इनकी बात करी जाए तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं कौन, तो भाई इनका संबंध है, ये हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। ठीक है, अच्छा वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ में फिल्म निर्माता भी हैं, ये साथ साथ में भाई फिल्म निर्माता भी हैं। ठीक है, अच्छा अगर इनकी फिल्म की बात करूं तो भाई इनकी फिल्म कौन सी है, चमेली और प्यार के साइड इफेक्ट्स। एक फिल्म है इनकी चमेली थी और एक फिल्म थी इनकी प्यार के साइड इफेक्ट, और मुझे लगता है कि ये सबको देखनी चाहिए। ठीक है, साइड इफेक्ट, ठीक है, ये इनकी फिल्म थी। और अगर इनकी मैं बात करूं कि भाई इनकी कविता पत्रकार भी हैं और इनकी एक कविता है, अगर इनकी बात करें तो कलकत्ता अगर तुम मुझसे निर्वसित हो। ठीक है, कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वसित दो, ये जो है इनकी कविता भी रही है। ठीक है, चलिए तो ये राज्यसभा के मेंबर MP बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है वह व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। चलिए तो जो बच्चे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास पसंद आती है तो लाइक करेंगे, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए मैंने आपको टेलीग्राम लिंक बताया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।